Hello everybody, welcome to Chetan Malik classes. Myself CA Shivali Agarwal. In CA Foundation I am taking law, and in CA Inter I am taking law and audit. So this is our revision series going on. हमने अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा रिविजन अपने ब्लड में लॉ ब्लड सेल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के पूरे समा लिए हैं. अब जो हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है दैट इज आवर पार्टनरशिप एक्ट. एंड आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. जो आने वाले पेपर्स हैं मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलो, ठीक है. एंड उसके बाद हम लोग फटाफट से मेरे सारे बच्चे मेरे साथ क्या स्टार्ट कर देंगे, इंटर स्टार्ट कर देंगे. हम लोग पेपर्स खत्म होते ही नेक्स्ट वीक में ही अपना इंटर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी फीस आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है. अपने एडमिशंस करा लो जिसको कराने हैं, बिकॉज दिस इज द फीस दैट इज बिफोर योर एग्जाम्स ओनली. तो आप इसको रजिस्ट्रेशन अपनी करा के मेरे साथ बुक हो जाओ कि मैम हम पेपर्स खत्म होने के नेक्स्ट वीक से ही आपके साथ शुरू कर देंगे पढ़ाई. बाकी सारी चीजें सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, सर ने उसमें बनाई हुई है. सो अब हमारा रिवीजन किसका स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप एक्ट में हमारे पास बेटा क्या थी, 3 यूनिट्स थी. सबसे पहली यूनिट हमारे पास क्या आती है, पार्टनरशिप की नेचर ऑफ पार्टनरशिप. जैसे हमने याद है ना कॉन्ट्रैक्ट में किया था, कॉन्ट्रैक्ट में याद है ना क्या किया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है. सिमिलरली तुम मुझे बता सकते हो कि जब दो लोग आपस में पार्टनरशिप करते हैं तो वो पार्टनरशिप कब कहलाई जाती है, वो पार्टनरशिप कब कहलाई जाती है. क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि वो पार्टनरशिप कब कहलाई जाती होगी, बताओगे. मैम हमने एक डेफिनेशन करी थी 12th में, उसके बाद फाउंडेशन में भी. when two or more persons agree to do business, share profit and loss, agree to do business, share profit and loss, share profit and loss, where work done by one will be binding on all others. मैम यही 5 फीचर हैं जो हमारे पार्टनरशिप के होते हैं. पहला फीचर मैम इस डेफिनेशन से ही निकल के आता है, when 2 or more persons, that means पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 लोग चाहिए. अब ये 2 लोग पर्सन होने चाहिए, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 2 लोग पर्सन होने चाहिए, चाहे ये लोग आर्टिफिशियल हो या ये नेचुरल हो. दैट मींस मैम क्या मिस्टर ए पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हैं, हाँ. क्या ए लिमिटेड जो आर्टिफिशियल पर्सन है मैम वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है, हाँ. लेकिन मैम क्या एक फर्म ABC एसोसिएट्स पार्टनरशिप में एडमिट हो सकती है, वो पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकती. सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 persons. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 persons जो अग्री करते हैं, जो अग्रीमेंट बनाते हैं. अगर तुम ये देखोगे इस चार्ट के थ्रू हमारा ये हो जाएगा, ये अमीबा फॉर्म ऑफ बनाया था ना हमने पढ़ते वक्त. 2 और मोर पर्सन पे हमने फोकस दे रखा है कि कंपनी 2 पर्सन है बना सकते हैं, इंडिविजुअल मिस्टर ए मिस्टर बी 2 पर्सन है बना सकते हैं, लेकिन कहीं पर भी फर्म नहीं आ सकती. 2 पर्सन ने अग्री किया है, अग्रीमेंट किया है. मतलब जब भी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी, मतलब जब भी पार्टनरशिप बनेगी तो वो मुझे और तुम्हें बनानी पड़ेगी, अग्रीमेंट करना पड़ेगा, चाहे ओरल करें चाहे रिटर्न करें, दोनों में आपस में सहमति होगी तब जाकर पार्टनरशिप बनेगी. बाय बर्थ पार्टनरशिप नहीं बनेगी. तो हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, अग्रीमेंट करना पड़ेगा. क्या करने के लिए कि हम बिजनेस करेंगे और उससे प्रॉफिट कमाएंगे. तो अगर बिजनेस चैरिटेबल नेचर का होगा तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं. तो बिजनेस में क्या पॉइंट आता है कि जब भी मैं और तुम मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो वो सोशल रिलीजियस चैरिटेबल नहीं होना चाहिए. और बिजनेस करने का क्या मतलब होता है, एक रेगुलर नेचर की चीज. मैम रेगुलर नेचर का क्या मतलब होता है, मैं तुम्हें पढ़ाती हूं तो क्या मैं पढ़ाने का बिजनेस करती हूँ, हाँ. लेकिन अगर मैं अपने सन को पढ़ा रही हूँ, अपनी सिस्टर को पढ़ा रही हूँ, तो क्या वो मैं बिजनेस कर रही हूँ, नहीं. एक कंटिन्यूअस नेचर में जो चीज मैं करती हूँ और उससे प्रॉफिट या लॉस करती हूँ वो होता है बिजनेस.
अब अगर मैं और सर पार्टनरशिप में हैं तो मेरा किया गया काम सर पे बाइंडिंग होगा और सर का किया गया काम मुझ पे बाइंडिंग होगा। ये फीचर क्या तुम में से कोई बता सकता है कौन सा है फीचर? मैम ये फीचर है म्यूचुअल एजेंसी। मैम ये वो फीचर है जो पार्टनरशिप का मेन फीचर होता है, जिससे मैम पता चलता है कि हाँ ये फॉर्म ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप ही है। क्योंकि मैम प्रॉफिट तो कंपनी में भी होता है, प्रॉफिट तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होता है, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी वर्क डन बाय वन और वर्क डन बाय ऑल इज बाइंडिंग ऑन ऑल, ये किसी और फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं होता। तो 5 हमारे पास बातें आई। 2 और मोर पर्सन्स अग्रीमेंट करेंगे कि बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे और एक दूसरे का किया गया काम सब पे बाइंडिंग होगा। ये देख लो जरा, मेरे साथ आओ और ये देखो 2 और मोर पर्सन में नेचुरल भी चलेगा, आर्टिफिशियल भी चलेगा, कंपनी चलेगी, फर्म नहीं चलेगी, 2 फर्म्स नहीं बना सकती और माइनर पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता माइनर? क्योंकि माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्या? नहीं। माइनर को पर्सनली लायबल करार कर सकते हो क्या? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था ना, वो कभी पर्सनली लायबल नहीं होता। लेकिन पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है बेटा? पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्लियर हुई ये बात? अग्रीमेंट करेंगे, पार्टनरशिप्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय अग्रीमेंट, नॉट बाय स्टेटस। जैसे कि एचयूएफ में पैदा होते ही इंसान एचयूएफ का क्या बन जाता है? को पार्टनर बन जाता है, मेंबर बन जाता है, लेकिन पैदा होते ही तुम किसी के पार्टनर नहीं बन जाते। क्या पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है? हाँ। कब आया था ये एक्ट? 1 अक्टूबर 1932। अग्रीमेंट करेंगे कि बिजनेस करना है, बिजनेस सोशल, रिलीजियस और चैरिटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। रेगुलर नेचर का होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एज डिसाइडेड बाय पार्टनर्स, जो पार्टनर्स ने डिसाइड किया वैसा प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अदरवाइज इक्वल रहेगा। अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है तो इक्वल रहेगा। और प्रॉफिट शेयरिंग इज द प्राइमा फेसी एविडेंस। प्रॉफिट शेयरिंग सबसे पहले अगर 2 लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तुम क्या कहते हो? पार्टनर्स होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है वो पार्टनर्स हो। मैंने और सर ने एक घर बेचा और उससे जो प्रॉफिट आया वो आधा आधा शेयर किया, तुम कहोगे मैम ये तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ये तो पार्टनर्स हैं। ऐसा नहीं है बेटा, हम पार्टनर्स हैं। कंटिन्यूअस नेचर का बिजनेस होना चाहिए, तब हम पार्टनर्स होते हैं। और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है? वर्क डन बाय वन और वर्क डन बाय ऑल विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट होता है, पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट होता है ये। क्या ट्रू टेस्ट होता है पार्टनरशिप का? म्यूचुअल एजेंसी। कंक्लूसिव एविडेंस होती है। कहीं तुम्हें दिख गई ना, कहीं तुम्हें दिख गई ना तो तुम क्या कहोगे? जहां तुम्हें दिखेगी वहीं तुम कहोगे हाँ जी म्यूचुअल एजेंसी है ना, तो पार्टनरशिप है। तो ये मेरे 5 फीचर्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 5 फीचर्स, कोई भी केस स्टडी इस बिजनेस से रिलेटेड आ सकती है। क्या बताते हुए? कंटिन्यूअस नेचर का होना चाहिए बिजनेस, सोशल, रिलीजियस और चैरिटेबल नहीं होना चाहिए। सोशल, रिलीजियस और चैरिटेबल नहीं होना चाहिए। क्या आया हमारे पास? ये सारे के सारे फीचर्स आ गए किसके? पार्टनरशिप के। क्लियर हो गए? 2 और मोर पर्सन्स अग्री कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे और म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर हुई ये बात? 100%। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे? मेरी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स आती हैं, बहुत ही ज्यादा इजी हैं। जिसको नहीं भी आती मेरे साथ 2 मिनट में रिवाइज करो। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक होती है पार्टनरशिप एट विल। आज पार्टनरशिप कर ली, ये पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक हमारा मन करेगा। यहां पर जाके एक ने कहा मुझे नहीं करनी तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अपनी मर्जी की पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, जनरल पार्टनरशिप हो गई। दोनों ने पार्टनरशिप करी कि हम लोग पार्टनरशिप 2 इयर्स तक रखेंगे। तो ये पार्टनरशिप कब खत्म होगी? 2 इयर्स तक खत्म होगी। 2 इयर्स जब हो जाएंगे तब खत्म होगी। इसको मैं क्या कहती हूँ? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब 2 साल के बाद भी ये लोग चलाना चाहते हैं इस पार्टनरशिप को, तो ये पार्टनरशिप चलेगी विल पे, क्योंकि 2 साल तो खत्म हो गए जिसके लिए बनाई थी। आगे भी चलानी है तो ये किस पे चलेगी? एट विल चलेगी। तो ये पार्टनरशिप थी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट आती है, हम लोग एक पार्टनरशिप करते हैं
एक ब्रिज बनाने के लिए, और जैसे ही ये ब्रिज बन जाएगा हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो ये पार्टनरशिप खत्म कब होगी? जब ब्रिज बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर। पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर एडवेंचर, इसको हम ये बोलते हैं। क्लियर हुई बात? 100%। उसके बाद आती है सब पार्टनरशिप। दो पार्टनर्स ने 50-50% पार्टनरशिप से प्रॉफिट कमाया। अगर ये वाला पार्टनर 20% किसी और के साथ, आउटसाइडर के साथ, स्ट्रेंजर के साथ शेयर कर रहा है प्रॉफिट, तो इस एसोसिएशन को मैं बोलती हूं क्या? सब पार्टनरशिप। और इसको मैं क्या बोलती हूं? जिससे मैं शेयर कर रही हूं अपना हिस्सा, सब पार्टनर। क्या ये इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा था? नहीं था। एक पार्टनर ने अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसी बाहर वाले के साथ शेयर किया, तो उसको मैंने क्या कहा? आउटसाइडर या फिर स्ट्रेंजर या फिर सब पार्टनर। ये मेरी क्या हो गई? ये हो गई मेरी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। कौन सी मैम? एट विल थी, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए थी, पर्टिकुलर काम के लिए थी, और किसी और के साथ शेयर करने में सब पार्टनरशिप थी। बहुत इजी हो गया। पार्टनरशिप एट विल, टाइम के लिए, काम के लिए, और आउटसाइडर से अगर हम शेयर करते हैं तो सब पार्टनरशिप आ गई। क्लियर हो गया मैम? 100% क्लियर। अब आता है मेरा टाइप्स ऑफ पार्टनर। देखो हमने जब डिटेल में किया था इसको, तब तो हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग में लेके गए थे। अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक जिम खोला था, उसमें अलग अलग टाइप के पार्टनर्स बनाए थे, कौन क्या कर रहा था, वो सारी चीजें की थी। अब हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर किसी को रिवीजन में क्लियर ना हो तो वो पूरी क्लास देख सकता है, बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन्ड है वो चीज। क्या थे टाइप्स ऑफ पार्टनर? लेट्स से ये एक पार्टनरशिप है, इसमें एक ये पार्टनर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसको क्लियर नहीं है, और जिसको क्लियर है तो अच्छा से रिवाइज करना। जो ये पार्टनर है ना, ये इस बिजनेस का सारा ध्यान रखता है, इस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कोई भी मिलने आता है उससे बात करता है, सारे ऑर्डर्स प्लेस करता है। तो इस पार्टनर को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ये कैपिटल लेकर आता है, ये पीएनएल शेयर करता है, ये लायबिलिटी भी बियर करता है, और क्योंकि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता है, तो जब ये छोड़ के जाएगा ना, तो इसको पब्लिक नोटिस भी देना होगा। जब ये छोड़ के जाएगा ना, तो इसको पब्लिक नोटिस भी देना होगा। ये हमारा कौन सा पार्टनर होता है? एक्टिव पार्टनर होता है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर होता है, जो पूरी देखरेख कर रहा है और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर हुई बात? 100% क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है कौन सा? नेक्स्ट आता है स्लीपिंग पार्टनर। सारे काम एक्टिव पार्टनर की तरह ही करता है, जैसे कि मैम कैपिटल लाता है, पीएनएल शेयर करता है, लायबिलिटी शेयर करता है, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। और क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। और जब लोगों को पता ही नहीं, तो जाते वक्त, रिटायरमेंट के वक्त, लोगों को ये क्यों बताना कि मैं जा रहा हूं? लोगों को तो पता ही नहीं था। लोगों को तो एक्टिव के बारे में पता था, जब एक्टिव गया था तो उसने बता दिया था। तो स्लीपिंग पार्टनर को क्या करने की जरूरत नहीं है? स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक को नोटिस देने की जरूरत नहीं होती जब वो जाता है। क्लियर हो गई बात? सारी बातें एक्टिव पार्टनर जैसी ही हैं, बस उसे पब्लिक नोटिस नहीं देना क्योंकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात? 100%। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट आता है मेरे पास नॉमिनल पार्टनर, जो सिर्फ नाम के लिए अपना जो पार्टनर बन रहा है, वो सिर्फ अपना नाम लेंड कर रहा है। बच्चे हैं ये उसके लिए, और क्या कहता है? मेरा नाम रख लो, लेट्स से SRK है इस पार्टनरशिप फर्म के लिए, मैं अपना नाम दे देता हूं। कोई अचानक से लायबिलिटी आन पड़ी ना तुम पे, कोई अचानक से लायबिलिटी आन पड़ी ना फर्म पे, तो मैं भर दूंगा। बेटा मैं ना तो कैपिटल लाने वाला, ना मैं पीएनएल शेयर करने वाला, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, पूरी दुनिया जानती है कि SR इस फर्म से एसोसिएटेड है, तो जब SRK जाएगा, क्या वो पब्लिक नोटिस देगा? हाँ, वो पब्लिक नोटिस देगा। सो ये क्या हुआ हमारा?
नॉमिनल पार्टनर। ये क्या हुआ? नॉमिनल पार्टनर। क्या सब पार्टनर पता है? सब पार्टनर कौन था? जब एक पार्टनर अपना शेयर किसी आउटसाइडर से शेयर कर रहा था तो उस फॉर्म को हमने बोला था सब पार्टनरशिप, और उस पर्सन को क्या बोला था? सब पार्टनर बोला था। क्लियर है? पार्टनरशिप में कोई आता है नया पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर। यहां से कोई जाता है पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। एक पार्टनर होता है बाय एस्टॉपल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर होता है जो हमारा माइंड खराब कर देता है। मैम एस्टॉपल है क्या? मेरी और सर की फर्म में मैं और सर ही पार्टनर्स हैं, लेकिन अंश बार बार ये कहता है कि मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं, डील मुझसे कर लो। मैं भी इस फर्म का पार्टनर हूं, डील मुझसे कर लो, लेकिन वो मेरी फर्म का पार्टनर नहीं है। तो मिस्टर ए ने बिलीव कर लिया कि हाँ अंश भी क्या है? पार्टनर है, और उससे डील कर ली। तो ये पार्टनर क्या असलियत में पार्टनर हुआ? नहीं, इसने एस्टॉपल किया, इसने वो शो किया जो कि असलियत में है नहीं। कल को 10,000 रुपए फीस के अंश को दे दिए तो एक किस पे केस करेगा? फर्म पे या अंश पे? फर्म पे केस करेगा। दिस इज नोन एज पार्टनर बाय एस्टॉपल। एक्टिव, एक्चुअल, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली, जो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए लाए जाते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या एस्टॉपल, जो सिर्फ शो कर रहा है मैं पार्टनर हूं, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, एंड बेटा हमारा सब पार्टनर। इनकमिंग, आउटगोइंग एंड हमारा सब पार्टनर। क्लियर हुई ये बात? तो ये हमारे पास 8 तरीके के पार्टनर्स आ गए। कौन से पार्टनर्स आ गए? क्या तुमसे पूछेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन से हैं? रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन, बट स्टिल अगर पूछ लिया जाता है तो क्या बताओगे? कौन से टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं? मैम एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली। नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली। सब पार्टनर, एस्टॉपल पार्टनर, सब पार्टनर, एस्टॉपल पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। 8 मार्क्स का नहीं आएगा, 4 पूछते हैं तो 4 बता देना। लास्ट में क्वेश्चन आ सकता है तुमसे, डायरेक्ट क्वेश्चन, विच इज पार्टनरशिप डीड क्या होती है? व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? जब दो लोग पार्टनरशिप का अग्रीमेंट करते हैं और उसे लिख लेते हैं, रिटन पार्टनरशिप अग्रीमेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मैम ये लिखकर क्यों कर रहे हैं हम लोग अग्रीमेंट? लिखकर इसलिए कर रहे हैं हम लोग अग्रीमेंट, सो दैट, हम लोग इसलिए लिखकर कर रहे हैं सो दैट सारी चीजें यहां लिखी हुई होंगी। कौन कितना कैपिटल लाएगा, कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, पार्टनर्स के नाम क्या है, कब से पार्टनरशिप स्टार्ट करी है, कैपिटल कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग कितनी है, सब इस डीड में लिखा होगा, सो दैट फ्यूचर में जाके क्या ना हो, फ्यूचर में जाकर कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट पैदा ना हो। तो रिटन फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। मर्जी है बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ। क्लियर हो गई है बात? तो ये मेरी आई तुम्हारे साथ यूनिट 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अब हम यहां पर क्या लिख लेते हैं बेटा? अपना 1 पेज क्रक्स बनाना है ना। पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसकी मेरे पास क्या आई बेटा? यूनिट 1। कितनी बातें मिली यूनिट 1 में मुझे? 1 फीचर्स थे मेरे पास, 5 फीचर्स मेरे पास आई। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स कितनी? 4। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स 8। पार्टनरशिप डीड और उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं, ये 4 चीजें हमारे पास किस में आ गई? ये 4 चीजें हमारे पास यूनिट नंबर 1 में आ गई। अब फीचर्स से हमारे पास केस स्टडी आ सकती है बिजनेस वाले पॉइंट से। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स इजी टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इजी टॉपिक। पार्टनरशिप डीड से मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। पार्टनरशिप डीड से मेरे पास क्या आ सकता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हो गई बात? 100% क्लियर। सो विद दिस हमारी यूनिट 1 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट आज कंप्लीट होती है।
इसको अच्छे से रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो 8448466058 पर भेजना, कि स्टडी लिखकर भेजना, कोई इशू हो तो पूछना। और अब मिलते हैं पार्टनरशिप की नई यूनिट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जस्ट कीप योर cells activated and keep studying law. Bye bye guys. Hello everybody, welcome to Chetan Malik classes. Myself CA Shivali Agrawal. In CA Foundation I am taking law, and in CA Inter I am taking law and audit. So how is your revision going guys? I hope अच्छा चल रहा होगा. So today what we have to revise, कौन से ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करना है, कौन से चैप्टर के लॉ ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करना है, पार्टनरशिप की यूनिट नंबर 2 दैट इज रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। हमने उस दिन यूनिट 1 करी थी जिसमें हमारे पास 4 बातें आई थी। पार्टनरशिप के फीचर्स आए थे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स आई थी, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आए थे, और मेरे पास क्या आई थी, पार्टनरशिप डीड आई थी। अब मेरे पास कुछ बातें आएंगी रिलेटिंग टू रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनरशिप बन गई है, पार्टनरशिप के फीचर्स मेरे सामने आ गए हैं, अलग अलग तरीके की पार्टनरशिप्स भी मुझे पता है, कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं वो भी मुझे पता है। जब लिख के पार्टनरशिप का अग्रीमेंट करते हैं उसे डीड बोलते हैं ना मैम, वो भी मुझे पता है। अब मैम पता है मुझे क्या करना है कि रिलेशन क्या होता है, अगर 6 पार्टनर्स एक साथ हैं तो मैम उनके क्या क्या राइट्स हैं, मैम उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, मैम अगर उन पार्टनर्स में कोई चेंज आता है, लेट्स से कोई बाहर जाता है, कोई अंदर आता है, कोई इनकमिंग है, कोई डेथ है, कोई इंसॉल्वेंसी है, कोई आउटगोइंग है, तो मैम पार्टनरशिप में जो राइट्स और ड्यूटीज हैं क्या वो चेंज होते हैं। मैम फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने का क्या मतलब होता है, मैम क्या क्या अथॉरिटीज होती हैं पार्टनर्स के पास, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइड हो। तो ये पर्टिकुलर यूनिट इन सारी बातों के बारे में बात करती है, और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जिससे केस स्टडी आने के चांसेस हैं। तो एक एक टॉपिक मेरे साथ अच्छे से रिवाइज करना है, दिल से रिवाइज करना है, और उसके बाद बैठ के जब मेरे साथ रिविजन हो जाए बुक में पीछे जितने भी केस लॉज हैं वो सारे के सारे देखने हैं, और मेक श्योर करना है कि हर केस लॉ तुम्हें आता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलो सबसे पहला पॉइंट जो मेरे सामने आता है वो क्या है कि जो पार्टनर्स होते हैं ना, पार्टनर्स उनके क्या क्या राइट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे सामने आता है, जरा एक बार राइट्स भी देखो और ड्यूटीज भी देखो, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। याद करने की कोशिश करो हमने राइट्स कैसे किए थे और हमने लायबिलिटीज कैसे की थी। हाँ जी, क्या राइट्स हैं पार्टनर्स के। पार्टनर के पास ना ये राइट होता है कि जब भी बिजनेस में पार्ट हो कर रहे हैं, जब भी कंडक्ट हो रहा है बिजनेस में कुछ भी, वो क्या कर सके ना, वो उसमें पार्ट ले सके, टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो भी कंडक्ट हो रहा है बिजनेस में उसमें पार्ट ले सके। उसका राइट होता है कि आप उसकी राय लो, उसका राइट होता है कि वो बुक्स को एक्सेस कर सके जहां पे अकाउंट्स बन रहे हैं। बुक से उसे पता चलेगा कि उसका प्रॉफिट कितना है जो उसको शेयर करना है, उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलना है, उसने कोई एडवांस दे रखा है तो उस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलना है, और राइट टू बी इंडेमनिफाइड, भरपाई कराने का राइट भी पार्टनर के पास होता है। पार्टनर तुम्हारे पास राइट है कि बिजनेस में जो भी काम हो रहा है उसको तुम कंसल्ट कर सको, ठीक है। पार्टनर तुम्हारे पास राइट है कि तुम्हारे से सब राय, पार्टनर तुम्हारे पास राइट है कि तुम एक्सेस कर सको, बुक्स को एक्सेस कर पाओगे तो तुम्हारे पास राइट आएगा कि तुम प्रॉफिट में शेयर ले सको, कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सको, अपना एडवांस पे इंटरेस्ट ले सको, और तुम्हारे तरफ से अगर कोई भी पार्टनरशिप के टुवर्ड्स कोई पैसा गया है तो वो इंडेमनिफाई किया जाएगा। पार्टनर राइट्स तो दे दिए,
क्या राइट्स दे दिए कि बिजनेस में पार्ट लेना, पार्टनर तुम्हारी राय ली जाएगी, पार्टनर तुम बुक्स को देख सकते हो, बुक्स को देख के तुम प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सकते हो, एडवांसेस पे इंटरेस्ट ले सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी कुछ ड्यूटी आती है पार्टनर, काम वो करना जो पार्टनरशिप की कॉमन ग्रेटेस्ट एडवांटेज हो, पार्टनरशिप की कॉमन मिलके सबसे ज्यादा एडवांटेज हो, ये ड्यूटी है, ऐसा काम। अगर तुमने कोई भी फ्रॉड किया तो उसके लिए जो पार्टनरशिप फर्म को नुकसान होगा ना, उसकी भरपाई करना, और पार्टनर केयरफुली एक्ट करना। दैट डज नॉट मीन कि अगर बाकी पार्टनर्स हैं तो तुम नेग्लिजेंटली काम करोगे। पार्टनर तुम क्या करना, एक्ट डिलिजेंटली करना, कंपीटिंग बिजनेस कैरी मत करना। जब मेरे साथ काम कर रहे हो कंपीटिंग बिजनेस कैरी मत करना, करते हो तो वहां के प्रॉफिट्स देना, और अगर नॉन कंपीटिंग बिजनेस करते हो तो अगर मेरी फर्म को तुम्हारी वजह से कोई डैमेजेस हो रहे हैं ना, तो वो मुझे। पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट मत कमाना, पार्टनर रेम्यूनरेशन सैलरी क्लेम मत करना, पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट मत कमाना, पार्टनर रेम्यूनरेशन क्लेम मत करना। तो ये क्या है, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज क्या होती है। नॉर्मल आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अदरवाइज केस स्टडी नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है राइट एंड ड्यूटीज आफ्टर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सबसे पहले मेरे को ये बात पर डिस्कशन करना है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई है, इसका क्या मतलब है, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई है, इसका क्या मतलब है। ध्यान से सुनना है, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुई है, इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास कितने हैं पार्टनर्स, ये हमारे पास 6 पार्टनर्स हैं। ये पार्टनर टायर हो गया, कितने बचे, 5 बचे। क्या जो इन 6 के बीच में, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या जो इन 6 के बीच में पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई, खत्म हो गई। इन 6 के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो खत्म हो गई। अब पार्टनरशिप किसके बीच में हो गई, इन 5 के बीच में पार्टनरशिप हो गई। तो इससे हुआ क्या, क्या पार्टनरशिप जो फर्म थी वो डिसॉल्व हुई, नहीं। इससे क्या हुआ, इन 6 लोगों के बीच में जो आपस में रिश्ता था ना, जो आपस में पार्टनरशिप थी वो डिसॉल्व हो गई, और अब क्या रह गए, अब ये लोग 5 रह गए। तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया, बदल गया। तो इसको हम कहते हैं कि फर्म को कुछ असर नहीं हुआ, फर्म की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, माने के उसमें जो 6 लोग थे अब वो 5 रह गए। तो हुआ क्या, फर्म नहीं खत्म हुई, फर्म की जो बनावट थी, फर्म की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो क्या हो गई, चेंज हो गई। तो जो राइट्स वो ड्यूटीज 6 के पास थी, क्या वही राइट्स वही ड्यूटीज 5 के पास अभी भी रहेंगे। हाँ मैम, कॉन्स्टिट्यूशन ही तो चेंज हुआ है, जो इसके पास सारे राइट्स थे बुक्स को एक्सेस करने का, प्रॉफिट शेयर करने का, कैपिटल इंटरेस्ट पे लेने का, इंटरेस्ट लेने का कैपिटल पे, एडवांस पे इंटरेस्ट लेने का, राय लेने का, बिजनेस में पार्ट लेने का, क्या वो राइट या सारी ड्यूटीज बदली जाएंगी। कब, अगर ये 6 से 5 हो गए, नहीं। अगर फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन, फर्म की बनावट बदल रही है, मैम फर्म की बनावट कैसे कैसे बदल सकती है। ये 6 थे ना, एक आ गया, फर्म की जो 6 लोगों की बनावट थी क्या वो बदल गई, हाँ अब 7 की हो गई। इनमें से एक ना इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या अब 6 जो थे वो 5 हो गए, हाँ। इनमें से एक को ना किक करके निकाल दिया गया, तब भी क्या पार्टनरशिप फर्म की, इस फर्म की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो बनावट थी, क्या वो बदली या फर्म ही समाप्त हो गई। जो उसकी बनावट थी ना वो क्या हो गई, वो समाप्त हो गई और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गई, यानी फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन बदल गई। लेकिन फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से क्या राइट्स और ड्यूटीज बदले जाएंगे, ना बेटा, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से राइट्स और ड्यूटीज नहीं बदलते। क्लियर। Rights and duties after change in constitution of partnership firm remain same. कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे 6 लोगों का बदल सकता है, किसी पार्टनर के आने से, किसी के जाने से, किसी के मरने से, किसी का दिवालिया निकलने से, किसी को निकाल देने से, या अगर कोई अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है, किसी और को अपनी प्लेस पे ला देता है, तब भी अगर मेरी जगह कोई और आता है तब भी क्या माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बदली ही बदली है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो 3 टॉपिक्स किए हमने,
क्या है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, क्या है ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से राइट्स और ड्यूटीज में कोई फर्क आता है? नो मैम। मैम कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मतलब है जब फर्म की जो बनावट है वो बदल जाती है। फर्म को कुछ असर नहीं होता लेकिन फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाती है। और वो कैसे बदल सकती है? वो बदल सकती है किसी के आने से, किसी के जाने से। अब जा बहुत सारे कारणों से सकता है। रिटायर हो गया, निकाल दिया गया, भगवान ने बुला लिया, दिवालिया निकल गया, या अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करके चला गया। इन्हीं सभी वजहों से क्या होगा, जो फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन है वो बदल जाएगी लेकिन राइट्स और ड्यूटीज क्या रहेंगे? हमारे सेम रहेंगे। क्लियर हुई ये बात? 100%। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं हमारे सामने जो हैं, अगर मेरे को अपनी पार्टनरशिप फर्म में किसी को एडमिट करना है, किसी को लेकर आना है, तो उसके लिए मुझे दो लोग हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। अगर किसी को लेकर आना है तो मुझे यूनैनिमस कंसेंट चाहिए। तो मुझे यूनैनिमस कंसेंट चाहिए, मतलब मुझे सबका कंसेंट चाहिए। मुझे यूनैनिमस कंसेंट चाहिए कि दोनों लोग राजी, तब आएगा कोई तीसरा हमारे बीच में, ठीक है। तो अगर किसी का एडमिशन कराना है तो यूनैनिमस कंसेंट। 4 लोग हैं और ये है पार्टनरशिप एट विल, मतलब अपनी मर्जी से सारी पार्टनरशिप चल रही है। तो ये कहता है मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मुझे रिटायरमेंट चाहिए। विल की पार्टनरशिप है तो बस ये नोटिस देगा चुपचाप और यहां से चलता बनेगा। मैं तो रिटायर हो रहा हूं, पार्टनरशिप एट विल है, मैं तो पार्टनरशिप को खत्म भी कर सकता हूं अपनी विल पे, लेकिन मुझे रिटायरमेंट लेना है, मैं नोटिस देके यहां से जा रहा हूं। पहला पॉइंट। या फिर इनके अग्रीमेंट में एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि एट द एज ऑफ 58 आप रिटायर हो जाओगे। तो अगर ये मना भी करता है तो इस अग्रीमेंट में क्या लिखा है कि आप 58 पे रिटायर हो जाओगे, तो आप यहां रिटायर हो जाओगे। अदरवाइज क्या चाहिए? अदरवाइज यूनैनिमस कंसेंट चाहिए रिटायर होने के लिए भी। अदरवाइज क्या चाहिए? यूनैनिमस कंसेंट चाहिए रिटायर होने के लिए भी। सो फॉर रिटायरमेंट हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सिंपल सा नोटिस पकड़ाओ और चलते बनो, अगर पार्टनरशिप एट विल है। अगर आपके अग्रीमेंट में एक्सप्रेसली कुछ लिखा हुआ है ना बेटा, तो उसके हिसाब से हो जाएगा, वरना यूनैनिमस कंसेंट चाहिएगी, वरना यूनैनिमस कंसेंट चाहिएगी। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर बाहर जा रहा होता है उसका क्या राइट है? उसका राइट है कि वो बिजनेस कैरी कर सके, वो बाहर जाके बिजनेस कैरी कर सके, और जब तक उसके अकाउंट सेटल नहीं हो जाते, जब तक उसके अकाउंट सेटल नहीं हो जाते, वो तब तक अपना प्रॉफिट लेता रहे या 6% इंटरेस्ट लेता रहे, तब तक वो ये काम कर सकता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर किसी को निकालना है तो उसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी हैं। अगर किसी को निकालना है तो उसके लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी हैं। कौन सी 3 कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी हैं? पहली बात, जो निकाला जा रहा है वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट, पार्टनरशिप के हित में निकाला जाना चाहिए। यहां से आती है केस स्टडी कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स थे, ए बी को सी से चिढ़ थी ड्यू टू एनी रीजन, और वो उसको दोनों मिलके मेजॉरिटी निकाल सकती है ना, दोनों मिलके बिना किसी वैलिड रीजन के उसको निकालना चाहते थे। क्या वो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, बिकॉज एक्सपल्शन के लिए, निकालने के लिए आपको सबसे पहले वो पार्टनरशिप के हित में होना चाहिए। आप किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं, अच्छी भावना से कि ये हमारी पार्टनरशिप के लिए अच्छा नहीं है, उसको निकाल रहे होने चाहिए। और मेजॉरिटी चाहिए, 4 लोग हैं तो 3 लोग करें, 6 लोग हैं तो 5 लोग करें, ये 4 लोग करें, मेजॉरिटी चाहिए, तभी जाके वो क्या हो सकता है? निकल सकता है। एक्सपल्जन में तीनों चीजें कौन सी? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, गुड फेथ एंड मेजॉरिटी। क्लियर हुई बात? 4 बातें कौन सी आ गई हमारे सामने? एडमिशन, यूनैनिमस कंसेंट, रिटायरमेंट में 3 ऑप्शन, एट विल है तो चले जाओ, एट विल है तो चले जाओ, अग्रीमेंट में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग चले जाओ, और अगर कुछ नहीं लिखा तो यूनैनिमस कंसेंट। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, निकालना है लात मार के तो इंटरेस्ट में होना चाहिए पार्टनरशिप के, तभी लात मार सकते हो, मेजॉरिटी लात मारेगी तभी निकलेगा, और गुड फेथ में होना चाहिए। अब 2 बातें आती हैं, फर्म को खत्म करना है,
कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म नहीं करना, फर्म को ही खत्म करना है, डिसॉल्व करना है। तो अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कहो भैया मुझे फर्म को डिसॉल्व करना है, काम को खत्म करो। लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल नहीं है तो फिर से यूनानिमस कंसेंट ही चाहिएगा। हर चीज में यूनानिमस कंसेंट चाहिए एक्सेप्ट एक्सपल्जन, क्योंकि एक्सपल्जन में एक तो निकल ही रहा है ना, यूनानिमस कंसेंट तो आ ही नहीं सकता, तो वहां क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए। लास्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंसॉल्वेंसी और डेथ। किसी भी एक पार्टनर की अगर डेथ हो गई या कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो जनरली तुम क्या कहोगे, मैम जो बाकी के 5 पार्टनर हैं वो पार्टनरशिप को चला सकते हैं, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बदलेगी ना, वो चला सकते हैं, फर्म थोड़ी डिसॉल्व होगी। लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि अगर कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म को खत्म कर दो। ऐसा हो गया फर्म के साथ, फर्म को खत्म कर दो। लेकिन मैम ये तो कोई बात ही नहीं हुई, बाई चांस किसी की इनजेन्युइनिटी से किसी की डेथ हो गई या किसी की गलती से उसका दिवालिया निकल गया तो हम 5 लोग जो इतनी अच्छी फर्म को चला रहे हैं वो क्या फर्म को खत्म कर दें? अच्छा, लॉ क्या कहता है, ऐसा नहीं करना चाहते तो अपने अग्रीमेंट में ना ये बात पहले दिन लिख दो। मैम क्या बात पहले दिन लिख दें? ये बात पहले दिन लिख दो कि अगर इन केस की कोई इंसॉल्वेंट होता है और किसी की डेथ होती है तो हमारी फर्म खत्म नहीं होगी। क्योंकि लॉ क्या कहता है कि इंसॉल्वेंट हुआ कोई, किसी की डेथ हुई, फर्म को खत्म कर देना। बट हम ऐसा नहीं चाहते तो हम अपने अग्रीमेंट में लिख रहे हैं ना कि कोई इंसॉल्वेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई तो हमारी फर्म खत्म नहीं होगी। जनरली लॉ क्या कहता है कि वो खत्म हो जाएगी। अच्छा बताओ, जब तुम इंसॉल्वेंट होते हो क्या पब्लिक नोटिस देना होता है? नहीं, जज कहता है ना इसका दिवालिया निकल गया, वही नोटिस होता है। जब तुम डेथ हो जाते हो तब क्या तुम कहते हो कि मेरी डेथ हो गई, नोटिस देते हो क्या? नहीं, वो अपने आप में एक नोटिस होता है, तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गई बात? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 टॉपिक्स हो गए हमारे बेटा। कौन से? राइट्स, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा आता है माइनर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या माइनर को आप एज पार्टनर एडमिट कर सकते हो? जिसने मेरे से क्लासेस ली हैं उसे तो ये बात अंदर तक पता है कि मैम माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। कोई कुछ भी कहता रहे तुमसे, आज बाकी भी सुन लो जो रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं, कि पार्टनर कभी नहीं बन सकता माइनर, क्योंकि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और माइनर कभी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए तैयार नहीं होता। मैम लेकिन बहुत जगह लिखा होता है माइनर कैन बी एडमिटेड। यस, माइनर एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप के बेनिफिट्स उठाने के लिए। पार्टनर को एडमिट माइनर को एडमिट कर सकते हो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स उठाने के लिए आप उसको एडमिट कर सकते हो, बिकॉज यू आर सीइंग फ्यूचर इन दैट माइनर। आप कहो कि आज के दिन ना मैं तुम्हें एडमिट कर रहा हूं जिससे तुम बेनिफिट्स ले लो, ये मत कहो कि मैं उसे पार्टनर बना रहा हूं, क्योंकि पार्टनर वर्ड आते ही लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो तुम क्या कहो, मैं माइनर को फॉर द बेनिफिट्स ऐड कर रहा हूं। और क्या मैं अपने बलबूते ऐड कर सकता हूं माइनर को? नहीं, यूनानिमस कंसेंट चाहिए, तब जाके क्या होगा, माइनर एडमिट होगा एज पार्टनर। नो मैम, माइनर एडमिट होगा फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सारे राइट्स मिलते हैं माइनर को। जब उसका मन करे वो अपना प्रॉफिट लेके, अपना असेट्स में शेयर लेके निकल सकता है। उसका मन करे वो बुक्स को एक्सेस कर सकता है। देखो लिखा है ना, प्रॉफिट और प्रॉपर्टी शेयर कर सकता है, बुक्स को एक्सेस कर सकता है, जब चाहे अपना कनेक्शन सेवर कर सकता है। उसके पास ऑप्शन होता है कि जब वो मेजर हो जाए तो उसके पास ऑप्शन है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर बनना नहीं चाहता। ये उसके ऑप्शन पर होता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर बनना नहीं चाहता। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब कुछ बातें आती हैं आगे की कि माइनर की क्या क्या लायबिलिटीज होती है। माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है। बिफोर मेजॉरिटी सिर्फ उतनी लायबिलिटी है जितना प्रॉफिट या प्रॉपर्टी उसकी हम लोग ले रहे हैं। बिफोर मेजॉरिटी ओनली एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, पर्सनली लायबल नहीं होता। मेजर होने के बाद ये पॉइंट एक आता है, ध्यान से सुनना, जिस दिन वो मेजर हुआ
उसके 6 महीने में उसे डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है, कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं चाहता। बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग कि अब तक ये बेनिफिट्स उठा रहा था, तो ये पार्टनर बन के लायबिलिटीज लेता भी है या नहीं लेता। 6 महीने के अंदर अंदर उसको नोटिस देना होता है, 6 महीने के अंदर अंदर उसको नोटिस देना होता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या वो पार्टनर बनना नहीं चाहता। अगर वो 6 महीने तक नोटिस नहीं देता तो मान लिया जाता है कि वो पार्टनर है, अज्यूम कर लिया जाता है कि वो पार्टनर है। यहां पर वो कह देता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो अपना कनेक्शन हटाओ और जितनी भी प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में तुम्हारा राइट था वो लेकर चले जाओ। लेकिन यहां पर अगर वो कहता है कि मुझे पार्टनर बनना है, तो उस केस में क्या करना होगा, कहता है मुझे पार्टनर बनना है, तो उस केस में क्या करना होगा, आपके ऊपर जो आप प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो तो करोगे ही, लायबिलिटी आ जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि अब आप पार्टनर बन रहे हो तो लायबिलिटी आ जाएगी। लायबिलिटी किस दिन से आएगी, जिस दिन वो पार्टनर बनने को कहता है उस दिन से ना, जिस दिन वो पार्टनर बनने को कहता है उस दिन से ना। नो मैम, जब से वो बेनिफिट्स के लिए एडमिट हुआ था ना मैम, तब से उसके ऊपर क्या आ जाएगी, लायबिलिटी आ जाएगी। जब से वो बेनिफिट्स के लिए एडमिट हुआ था तब से उसके ऊपर क्या आ जाती है, लायबिलिटी आ जाती है। इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी माइनर के राइट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि माइनर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट 100%। फिर मेरे पास कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं, आओ फटाफट इन्हें देखते हैं। क्या पार्टनर अपना इंटरेस्ट जो उसकी प्रॉपर्टी में है, जो प्रॉफिट में है, वो ट्रांसफर कर सकता है? हाँ, यूनैनिमस कंसेंट से ट्रांसफर कर सकता है। जो नया पार्टनर आता है वो प्रॉफिट और असेट्स में पार्ट ले सकता है, लेकिन वो अलाउ नहीं होता उसको कि वो बिजनेस में पार्ट ले, अकाउंट्स को देखे या बुक्स को इंस्पेक्ट करे। क्या हम नोटिस देते हैं एक एक्टिंग पार्टनर को, एक्टिव पार्टनर को? अगर 4 लोग पार्टनर्स हैं और ये एक्टिव पार्टनर है, नोटिस इसको दिया गया, तो मान लिया जाएगा कि नोटिस पूरी फर्म को दे दिया गया है, मान लिया जाएगा कि नोटिस पूरी फर्म को दे दिया गया है। लायबिलिटीज टू थर्ड पार्टीज, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटीज थर्ड पार्टी की तरफ कैसी होती हैं? कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो कैसी होगी, जॉइंट भी होगी और सेवरल भी होगी, जॉइंट भी होगी और सेवरल भी होगी। किसी भी पार्टनर ने सिविल टॉर्ट किया, सिविल टॉर्ट का क्या मतलब है, इंजरी पहुंचा दी किसी और को जो विद इन द लिमिट थी पार्टनरशिप के, कि हाँ हमने ये करने को कहा था, ओ हार्म पहुंच गया, कोई नहीं हम फुलफिल कर देते हैं। या फिर फंड्स को मिस अप्रोप्रिएट कर दिया है, तो जितना पार्टनरशिप फर्म की अथॉरिटी में रहते रहते हो रहा है उसके लिए तो फर्म लायबल होगी, बाकी के लिए फर्म लायबल नहीं होगी। ये छोटे मोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे सामने आए। अब लास्ट पॉइंट जो हमारे सामने आता है दैट इज अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर आती है हमारे सामने। पार्टनर, तुम्हारे पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या हक हैं? कुछ ऐसी पावर्स हैं जो तुम, ध्यान से सुनना, इससे केस स्टडी आ जाती है, फिर तुम कहते हो मैम जरा मेरे को अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एक्सप्लेन कर दो ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स में क्या है, कुछ अथॉरिटीज मेरे पास ऐसी होंगी जिनको एक्सरसाइज करने के लिए मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, वो मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ। वो अथॉरिटीज को कहा जाता है इम्प्लाइड अथॉरिटीज, उनको करने के लिए मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जो मुझे किसी से पूछने की जरूरत है, यानी कि कुछ अथॉरिटीज कैसी हैं, कुछ अथॉरिटीज ऐसी हैं जो एक्सप्रेस करूंगी बाकी पार्टनर्स को, तब मुझे वो चीज करने दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई भी आपस में डिस्प्यूट हो रहा है और वो आर्बिट्रेटर जो डिस्प्यूट को सुलझाता है उसके पास सबमिट करना है, तो हीरो मत बनना। याद है ना, ये हमने क्लास में किया था, तो हीरो मत बनना। अगर डिस्प्यूट सबमिट करना है तो क्या करना, अगर डिस्प्यूट सबमिट करना है तो सबसे पूछना
इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना है या बेचना है तो सबसे पूछना फर्म के बिहाफ पे अपने नाम पे अकाउंट खोलना है या फर्म के बिहाफ पे आपको पार्टनरशिप में एंटर होना है। तो बनना लेकिन सबसे पूछना आपको कोर्ट से कोई केस विड्रॉ करना है, कोई लायबिलिटी एडमिट करनी है, कुछ रेमिशन करना है तो सबसे पूछना। हम 3 चीजें देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्प्यूट सबमिट करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है या ट्रांसफर करनी है, फर्म के बिहाफ पे अपने नाम से अकाउंट खोलना है या फर्म के बिहाफ पे अपने नाम से किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर होना है, कोर्ट में किसी की लायबिलिटी कम करनी है, कोई लायबिलिटी एडमिट करनी है या विड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। ये होती है हमारी क्या एक्सप्रेस अथॉरिटी। इन 7 एक्सप्रेस अथॉरिटी के अलावा माना जाता है कि बाकी सारी अथॉरिटीज कैसी हैं, बाकी सारी अथॉरिटीज इंप्लाइड हैं। बाकी सारी अथॉरिटीज कैसी हैं, बाकी सारी अथॉरिटीज इंप्लाइड हैं। दैट मीन्स आप बिना पूछे कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है ना, आप एक्सप्रेस अथॉरिटी को इंप्लाइड कर सकते हो और इंप्लाइड अथॉरिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। माने कि मैम इसका क्या मतलब, माने कि क्या कि जो बात आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा। पार्टनर्स ने क्या किया, रिलैक्सेशन दे दी कि मिस्टर एक्स को अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी कहीं पर भी समझ आती है तो वो खरीद सकते हैं, उनको सबसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या पार्टनरशिप ने इस एक्सप्रेस अथॉरिटी को उनकी लीनियंट कर दिया कि आपके लिए ये इंप्लाइड है, आप बिना पूछे कर सकते हो? यस, तो ऐसे पार्टनरशिप में हो सकता है। और पार्टनरशिप में पता है कि मैं बहुत ज्यादा बोरोइंग्स कर लेती हूं, जो कि मेरी इंप्लाइड पावर है, इंप्लाइड अथॉरिटी है, तो मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि आप बोरोइंग नहीं कर पाओगे। तो इंप्लाइड को एक्सप्रेस कर दिया गया, एक्सप्रेस को इंप्लाइड कर दिया गया। अब क्या हुआ, पार्टनर्स ने मुझ पे एक क्या लगाई, एक कंडीशन लगा दी, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप बोरो नहीं कर सकते। मैंने फिर भी मिस्टर ए से जाके 50 लाख बोरो किए, मिस्टर ए को नहीं पता था कि मैं रिस्ट्रिक्टेड हूं, उन्होंने मुझे दे दिए, मैं लायबल रहूंगी। लेकिन अगर मिस्टर ए को पता था कि मैं क्या हूं, मुझ पे रिस्ट्रिक्शन लगी है, तभी भी उन्होंने दे दिए, तो उनकी गलती। तो क्या कहा जाता है, एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या करी जा सकती है, लीनियंट की जा सकती है। इंप्लाइड अथॉरिटी क्या करी जा सकती है, और टाइट करी जा सकती है। दिस इज अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। कौन सी हैं हमारे पास? 7 एक्सप्रेस अथॉरिटी, जरा बताओगे? डिस्प्यूट को सबमिट करना आर्बिट्रेटर के पास, इमूवेबल प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना, फर्म के बिहाफ पे बैंक अकाउंट ओपन करना या फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप में एंटर करना, कोर्ट से कोई चीज विड्रॉ करना, किसी का अमाउंट कम करना या अपनी कोई लायबिलिटी एडमिट कर लेना। इन सब के लिए पूछना ही पूछना पड़ेगा। 100% बात हमारे माइंड में गई। तो मैम यहाँ तो ना पूरे बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। यूनिट 2 में हमारे पास पहले राइट्स आई, फिर हमारे पास ड्यूटीज आई, फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए, माइनर आया, ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट आया, नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर आया, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी आई और अथॉरिटी आई। राइट्स एंड ड्यूटीज अलग बात, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन अलग बात। यहां पे इससे एक्सपल्जन से केस स्टडी, माइनर से केस स्टडी प्लस डीक्यू, अथॉरिटी से डीक्यू प्लस केस स्टडी, ये आने की पूरी संभावनाएं हैं। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है इन एनी केस। इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछो ऑन 8448466058। दिस इज माय नंबर, ठीक है। और अच्छे से अपना चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर करो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और लॉ ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए मिलते हैं विद आवर यूनिट नंबर 3।
3. Till then, take care. Bye-bye, guys. Hello, everybody. Welcome to Chetan Malik classes. Myself, CA Shivali Agrawal. In CA Foundation, I'm taking law, and in CA Inter, I'm taking law and audit. So guys, how are your preparations going? Exams are really near and we are up with our revisions. हमारा revision भी अच्छे से चल रहा है hopefully, and today we are coming up with the last unit of Partnership Act, that is partnership firm को register कराना है या नहीं कराना. Partnership firm को लेके dissolution से कुछ बातें हैं. दो बातें हमें करनी है, पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन. पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन. पिछली यूनिट में हमने 9 बातें की थी और इस यूनिट में भी हम कितनी बातें करेंगे? इस यूनिट में भी हम 9 बातें ही करने वाले हैं. पहली बात, क्या पार्टनरशिप फर्म जब 4 लोगों ने बनाई हुई है उसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है या उसका रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट ना बोलते हुए मैं बोलती हूं, क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है? बताओगे? मैम, पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है. क्या मैं बिना रजिस्टर कराए भी काम कर सकती हूँ? हाँ, आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी क्या कर सकते हो मैम? काम कर सकते हो. लेकिन ये जो लॉ है ना, लॉ ये बहुत ही ज्यादा तेज है. इसने क्या कहा? रजिस्ट्रेशन कराना कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो कुछ ऐसी कमियां हैं जो आके आपसे चिपक जाएंगी. कैसी कमियां आपसे आके चिपक जाएंगी कि ना आप कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई वजूद ही नहीं है. कोई भी पार्टनर ना फर्म पे केस नहीं कर पाएगा. वो फर्म जो है ना आउटसाइडर पे केस नहीं कर पाएगी, यानी कि केस करने का राइट हमसे ले लिया गया अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया. तो मैम, अगर किसी बाहर वाले ने मेरे साथ गलती करी, तो क्या मैं केस नहीं कर सकती? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को पता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, तो आप कैसे केस कर रहे हो? तो मैम, तो रजिस्टर करा ही लेती हूँ ना, तो करा लो. मैम, रजिस्ट्रेशन क्या कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं. वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? आप एज अ पार्टनर किसी पार्टनर पे केस नहीं कर सकते, आप एज अ पार्टनर फर्म पे केस फाइल नहीं कर सकते, और आप एज अ पार्टनर या एज अ फर्म आउटसाइडर पे केस फाइल नहीं कर सकते हो. आप सेट ऑफ नहीं ले सकते 100 रुपए से ज्यादा का, ये आप नहीं कर सकते. सॉरी, आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये बोला गया कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे अगर रजिस्टर नहीं कराया. कुछ ऐसी बातें बताई गई कि फर्म को रजिस्टर कराओ या फर्म को रजिस्टर मत कराओ, फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि थर्ड पार्टी तो आप पे केस कर ही देगी, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे आप रजिस्टर्ड नहीं हो. पार्टनर डिसोल्यूशन के लिए स्यू कर ही पाएगा, अकाउंट्स देख ही पाएगा, अपने प्रॉफिट के शेयर के लिए केस कर ही पाएगा, चाहे फर्म रजिस्टर हो या ना हो. और आप सेट ऑफ पता है कितने का ले सकते हो? 100 रुपए तक का. बाहर वाले को 90,000 देने हैं, उसने हमें 89,990 देने हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि हम उसे 10 रुपए दे दें. सेट ऑफ 100 रुपए तक का अलाउड है. देखो तुम्हारे साथ कितनी अच्छी बात कर दी, लेकिन अगर तुम्हारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो 100 रुपए से ज्यादा का तो क्या नहीं कर पाओगे? सेट ऑफ क्लेम ही नहीं कर पाओगे. 100 रुपए तक का सेट ऑफ है जो तुम क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज क्लेम नहीं कर पाओगे. सो बड़ी चालाकी से कहा गया कि फर्म को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर फर्म को रजिस्टर नहीं कराते तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे. सो ऑब्वियस सी बात है ना मैम, अगर हम किसी ने हमारे साथ गलत किया, उस पर केस ही नहीं कर पा रहे, तो हम तो रजिस्टर कराएंगे, और किसी ने गलत किया तो हम केस करेंगे. हाँ जी बिल्कुल. तो क्या करो? रजिस्टर करा लो. किसके पास रजिस्टर कराना है? हमें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास कराना है. मैम, कैसे करेंगे रजिस्टर? पार्टनरशिप डीड बनाओ, उसमें सारी बातें टिक 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 अपनी लिखो, फीस साथ में जोड़ो, सबके साइन करो, और जाके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास क्या कर दो? डिपॉजिट कर दो. ऐसे तुम्हारी फर्म क्या हो जाएगी? रजिस्टर हो जाएगी. सिंपल. क्या रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है? नो मैम. लेकिन क्या घुमा के लपेटा गया कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, आप किसी पे केस ही नहीं कर सकते, तो मैम इससे अच्छा रजिस्ट्रेशन ही करा लें. रजिस्ट्रेशन किसके पास कराओगे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास कराओगे. क्लियर हो गई बात? तो यही छोटी सी बात थी मेरी किससे रिलेटेड? रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. नेक्स्ट, अब पूरे चैप्टर में जो बात हुई है वो किससे रिलेटेड हुई है? डिसोल्यूशन से रिलेटेड. अब जो पूरे चैप्टर में आगे बात है वो किससे रिलेटेड है? डिसोल्यूशन से रिलेटेड है. क्लियर हो गई बात?
अब मुझे बताना है, अच्छे से पूरा अंदर नर्व्स में डाला था हमने ये बात कि फर्म का डिसॉल्व होना क्या होता है और पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना क्या होता है, बताओ जरा। मैम सबसे पहले तो एक बात है, फर्म डिसॉल्व हो गई मतलब असेट्स बेच दिए, लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी, सब खत्म। यानी कि जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो आपस में जो पार्टनरशिप है पार्टनर्स की, मैम वो तो गई ना। जब सब खत्म हो गया, फर्म खत्म हो गई, तो जो पार्टनर्स की पार्टनरशिप थी वो तो गई ना। लेकिन जब पार्टनरशिप खत्म होती है, जब पार्टनरशिप खत्म होती है, बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आता है, बोले तो कोई एडमिट होता है, कोई रिटायर होता है, डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, तो क्या फर्म खत्म हो जाती है? ना 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 ना। तो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाता है। तो क्या होता है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाता है। तो मेरी पहली बात, अगर फर्म डिसॉल्व हो रही है तो क्या पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी? हाँ। लेकिन अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आ जाएगा। समझ में आई बात? तो अगर मैं एक लाइन बोलती हूं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स लीड्स टू ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फाइन, क्लियर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लीड्स टू चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। Dissolution of partnership leads to change in constitution of the firm. अब मैम कैसे कैसे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे कैसे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, आपस में सब म्यूचुअली अग्री कर लो, आपस में सब म्यूचुअली अग्री कर लो तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो जाता है? जब बिजनेस अनलॉफुल हो जाए या फिर एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं। अब क्या करें? तो क्या करें, अनलॉफुल हो गया बिजनेस, बंद करो फर्म को, सारे इंसॉल्वेंट हो गए एक को छोड़ के, बंद करो फर्म को, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है। या तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से हुआ या कंपल्सरी हो जाता है। हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, टाइम जिसके लिए पार्टनरशिप बनी थी वो खत्म हो गया, काम जिसके लिए पार्टनरशिप बनी थी वो खत्म हो गया, आदमी खत्म हो गया या पैसे खत्म हो गए, कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। लास्ट यूनिट में ही मैंने तुम्हें बताया था कि जनरली अगर डेथ होती है या इंसॉल्वेंसी होती है तो फर्म खत्म हो जाती है। समझ में आई बात? तो क्या कहा मैंने, तीन बातें, क्या क्या मोड्स हैं डिसोल्यूशन के? म्यूचुअली एग्री कर लो, राइट। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब करना पड़ेगा? कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब करना पड़ेगा? जब बिजनेस अनलॉफुल हो गया या एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ इवेंट हो गया, हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, जैसे कि टाइम खत्म, काम खत्म, इंसान खत्म, पैसा खत्म, इनमें से कुछ भी हो जाता है तो फर्म खत्म हो जाती है। रेजोल्यूशन एट विल पढ़ के आए हैं मैम यूनिट 2 में। डिसॉल्व विल पे कैसे होगी? बस नोटिस देना है और डिसॉल्व हो जाएगी। बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोई भी जाके कोर्ट में अपील करता है, पेश करता है कि कोई पार्टनर अनसाउंड हो गया है, जज साहब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर दो, इनकैपेसिटी आ गई है, फर्म में मिसकंडक्ट हो रहा है, फर्म में अग्रीमेंट का ब्रीच हो रहा है, किसी पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, हमें समझ नहीं आता, बिजनेस ही बिजनेस में लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, या कोई भी और सही सा रीजन लगता है पार्टनर को, तो वो कोर्ट के पास जा सकता है, कोर्ट ऑर्डर देगा और फर्म को डिसॉल्व कर देगा। तो ये 5 तरीके हैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के। पहला, आपस में बात, दूसरा कंपल्सरी, तीसरा कुछ होने पे, चौथा एट विल और पांचवा बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इजी सा पॉइंट आता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिसोल्यूशन के? पार्टनर्स लायबल रहते हैं जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देते। क्या डिसीज्ड पार्टनर को, जो पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसको पब्लिक नोटिस देना है? नहीं। क्या डोरमेंट पार्टनर जब जाता है उसे पब्लिक नोटिस देना है? नहीं। क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर के एस्टेट को, जो बचा हुआ है, उसको नोटिस देना है? नहीं। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुडविल। आज तुमने मुझसे गुडविल ले ली, बेच दी मैंने अपनी गुडविल,
तो क्या मैं वो बिजनेस कैरी आउट कर सकती हूँ? मैं वो बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकती हूँ। क्या मैं वो नाम यूज कर सकती हूँ चेतन मलिक क्लासेस का? नहीं कर सकती। क्या तुमने मुझसे खरीदी है उसकी गुडविल, तो तुम यूज करोगे? हाँ। क्या तुम मुझे मना कर सकते हो कि मैम आप अब कभी भी ये काम नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, कहीं भी नहीं करोगे? क्या मुझ पे ऐसा रिस्ट्रेन लगा सकते हो? नहीं। कोई रीजनेबल रिस्ट्रेन लगा सकते हो? हाँ। खरीदने वाला सेम नाम को कैरी कर सकता है और वो सक्सेसर माना जाएगा। ये हम कर चुके हैं पहली यूनिट्स में। नेक्स्ट टॉपिक आता है, जरा देखो इसे, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत आती है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, अगर डिसोल्यूशन 1 2 3 4 5 ईयर्स बाद होना था, यानी कि पार्टनरशिप का टाइम फिक्स था ना, और वो यहां पर हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। इसी पार्टनर को हमने यहां एडमिट किया ये कह के कि अभी फर्म 1 2 3 4 साल चलेगी और हर साल के लिए 1 लाख रुपए का प्रीमियम लाना है तो तुम आ सकते हो, वरना नहीं आ सकते। तो मिस्टर ए यहाँ पे 4 लाख रुपए का प्रीमियम लेके आते हैं। लेकिन अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है यानी 2 साल के बाद, तो प्रोपोर्शनेटली उनका प्रीमियम जो 2 लाख है वो उन्हें क्या कर देना चाहिए? वो उन्हें वापस कर देना चाहिए। तो क्या कहा जाता है कि अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाती है ना, अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाती है ना, मतलब कोई फिक्स टाइम था। प्री मैच्योर का मतलब क्या होता है? जब मैच्योरिटी का टाइम था उससे पहले हो गया। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाती है ना, तो आपको प्रोपोर्शनेटली प्रीमियम वापस करना होता है। प्रीमियम कब वापस नहीं करना होता? 2 लाख रुपए ये कब वापस नहीं करने होंगे? पहली बात, या तो पार्टनरशिप फर्म का कोई टेन्योर ही नहीं है, तो किस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वापस करोगे? जो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर खत्म हुई है ना, जो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे खत्म हुई है, वो इस प्रीमियम लाने वाले की गलती से ही खत्म हुई है। यही कुछ गलत काम कर रहा था, इसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म खत्म हुई। काय का प्रीमियम वापस करें? नहीं करते। नॉट रिटर्न्ड इफ मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर पेइंग द प्रीमियम। पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए थी नहीं, यहीं पर हमने बता दिया था कि रिटर्न का कोई प्रोविजन नहीं है। और अगर यहां डिसॉल्व हो रही है ड्यू टू डेथ, तो भी आप प्रीमियम वापस नहीं करोगे, तो भी आप प्रीमियम वापस नहीं करोगे। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन, काम खत्म करो, जो ट्रांजैक्शन शुरू कर दी थी उनको भी निपटाओ। अकाउंट्स को अगर सेटल करना होता है तो सबसे पहले मनी कहां से लेते हो? जो प्रॉफिट्स हैं वो खत्म होते हैं तो कैपिटल खत्म होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कहां से आती है? घर से आती है। सबसे पहले देते किसको हो? आउटसाइडर्स को। फिर अंदर आओ, जो एडवांस ले रखा है वो, फिर जो कैपिटल ले रखा है वो, जो बचता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट जाता है। सिंपल सी बात। लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी के कारण जो बाकी सारे पार्टनर्स को लॉस अराइज होता है, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है, और सॉल्वेंट पार्टनर्स जो होते हैं वो अदर लॉसेस कैपिटल शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं, जो डिसोल्यूशन से जस्ट पहले होता है। गार्नर वर्सेस मुर्रे। तो यहां पर हमारा ये पर्टिकुलर यूनिट नंबर 3 भी खत्म हुई, जिसने बेसिकली डील किया रजिस्ट्रेशन के साथ और डिसोल्यूशन के साथ। डिसोल्यूशन में हमारे पास क्या क्या बातें आई? रजिस्ट्रेशन हमारा पहला पॉइंट हुआ, डिसोल्यूशन हमारा दूसरा पॉइंट हुआ,
डेसोल्यूशन में मेरे पास क्या आए, मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन आए, 5 तरीके के मोड्स, ये मेरा थर्ड पॉइंट हुआ। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है डेसोल्यूशन का, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेसोल्यूशन का, ये मेरा फोर्थ पॉइंट हुआ। क्या कंटिन्यूइंग अथॉरिटी रहती है, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी डेसोल्यूशन के बाद, ये मेरा फिफ्थ पॉइंट रहा। प्री मैच्योर डेसोल्यूशन पे, सारी बातें डेसोल्यूशन से है, प्री मैच्योर डेसोल्यूशन पे क्या प्रीमियम वापस करना होता है, ये मेरा छठा पॉइंट रहा। अकाउंट्स को सेटल करना डेसोल्यूशन पे, और गुडविल सेल करना, ये मेरा सेवेंथ और एट्थ पॉइंट रहा। और लास्ट पॉइंट आया जो लॉस आता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, जो लॉस आता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, वो मेरा लास्ट का क्या हुआ, नाइन्थ पॉइंट हुआ। तो इस तरीके से मेरी कौन सी यूनिट भी खत्म हो गई, इस तरीके से मेरी यूनिट नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट भी खत्म होती है। पार्टनरशिप एक्ट हमारा पूरा समाप्त होता है और अब तुम्हारे अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट पूरे अच्छे से चले जाने चाहिए। क्लियर? मिलते हैं अगली रिवीजन वीडियोस के साथ। टिल देन यू गाइज हैव टू टेक केयर, स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो एंड मिलते हैं इंटर में। बाय बाय।